स्टार्ट हो गई शुरू कर हाँ हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। योगी नाम तो दिया वही तो योगी से क्या बात? योगी का बड़ा जिक्र होगा क्या होगा? कुछ इधर आज की छुट्टी डाली ना अगले सीजन को। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग की नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एयर पोल्यूशन के बारे में। बोतल मेरा बोतल दे यूपी में तो देना भाई हम मार्केटिंग कराएंगे शॉपिंग आपने बात आई अच्छा आज रामदास नहीं है। हाँ मैं आ जाऊँगा घर में पेपर है यार, पेपर भी काहे का गेड़ा भी आलू काहे का कौन सा कोई नहीं होगा ना, आलू का होगा ना आलू वाला तो हो सकता है, वो तो हो सकता है उसके भी काफी ऑफिशियल आ गया ऑफिशियल आ गया क्योंकि मैंने एक अखबार में देखा था कि सेंट्रल मिल नहीं पा रहा सरकारी स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट में करना ही जा रहा है क्योंकि धंधेबाजी हो गई। हो सकता है देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन के बारे में, और कल हमने बात किया था जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया और उनके टाइप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था कि उसके स्वरूप के आधार पर कौन से थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा, कोई भी बताओ जरा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आएगी, अमोनिया आएगी। इसके अलावा क्या आ सकता है, हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, ठीक है। और क्या आएगा, डीडीटी आ गई, प्लास्टिक आएगी। तो ये सारे क्या होंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में SO3 आएगा, ओजोन आएगी, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, स्मॉग आएगा, पेन आएगा और एसिड रेन। तो ये किसमें आ रहा है बेटा, सेकेंडरी में आ रहा है। फिर हमने देखा था निस्तारण के आधार पर, तो निस्तारण के आधार पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या था, वही मल यानी कि सीवेज और घरेलू कचरा, ठीक है।
फिर इसके बाद था नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आएगा? प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, न्यूक्लियर वेस्ट और हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स में क्या क्या था? आर्सेनिक, ठीक है, मरकरी हो गया, कोबाल्ट हो गया, लेड हो गया, इस तरीके से ये हेवी मेटल्स आते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की थी? नेचुरल और ह्यूमन मेड, ठीक है। तो नेचुरल में कौन कौन आता है? पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण सबसे पहले देखा था। फिर बॉक्स की बात की थी, मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सीधे सीधे सॉलिड से गैसियस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, जैसे कि कपूर। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या होता है? देखो, अगर पुष्प कोई खुशबू देता है तो उसकी जो सुगंध आ रही है इसकी वजह से आ रही है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से आ रही है, ठीक है बेटा। और तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से किसी भी फूल की खुशबू आती है, ठीक है। तो ये बॉक्स कहलाता है। बॉक्स के अलावा क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो गैसें निकलती हैं वो भी कहाँ जाती हैं? वातावरण में जाती हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि सॉइल इरोजन यानी कि जो भूमि का क्षरण होता है वो भी एक तरीके से क्या है? पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से क्या निकलता है? रेस निकलती है, रेस निकलती है जो कि वायु प्रदूषण करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो सकता है? इसी में देखो नेचुरल वाले में और क्या हो सकता है? फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग लगने के फलस्वरूप भी क्या होता है? कई सारी गैसें निकलती हैं। फिर हमने जो अगला टाइप देखा था इसी में वो क्या था? ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में हमने बात की थी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? ह्यूमन मेड में। अगला टाइप क्या था बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने दो प्रकार देखे थे। उसमें क्या था? पहला पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा क्या था? गैसियस पॉल्यूटेंट। तो पार्टिकुलेट वाले में कौन कौन से आएंगे? पहली बात की सूट। सूट क्या होता है? काली के एक तरीके से समझाया था ना कि कोई ताप में अगर कोई दिया रखा है और वो जल रहा है तो ऊपर की सरफेस क्या हो जाती है? जहाँ ताप जाती है काला हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सूट। फिर उसके बाद लेड, शीशा। फिर फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहाँ से आती है? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से वहाँ से निकलती है, ठीक है। हाँ, जो थर्मल पावर प्लांट से वहाँ से आती है। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या? फ्लाई ऐश के बाद एरोसॉल्स। एरोसॉल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयर में सस्पेंडेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी स्मोक की। स्मोक क्या होता है? ठीक, हाँ, स्मोक उसका मिक्सचर होता है स्मोक और फॉग का। फिर मिस्ट होता है। तो ये सारे क्या थे बेटा? कुछ भौतिक अवस्था के आधार पर देखे थे। फिर इसके बाद क्या होता है? गैशियस की बात करें तो गैशियस में कोई CO, CO2, ओजोन, CFC। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? गैशियस वाले कहलाएंगे। फिर हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी कि एयर पोल्यूशन होता क्या है? वायु की गुणवत्ता में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जो कि मानव के लिए या साथ ही साथ दूसरे प्राणी हैं उनके लिए हार्मफुल हो या हानिकारक हो तो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे वायु प्रदूषकों की और उसमें सबसे पहली गैस देखी थी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? जो हमारे जीवाश्मी ईंधन है इनके अपूर्ण दहन से क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से बन सकती है? आयरन स्मेल्टिंग यानी लोहा गलता है, लोहा को गलाया जाता है तो वहाँ से भी क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होंगे? ज्वालामुखी उद्गार होता है और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो कि वातावरण में चलती रहती है किसको जन्म देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड को जन्म देती है। जंगलों में आग लगना भी क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर हमने बात की थी इसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? ये ऑक्सीजन को दूर करके खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो कि एक जहरीला तत्व होता है हमारी बॉडी के लिए और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दम घुटता है, दम घुटने से प्राणी की मृत्यु होती है, ठीक है बेटा। तो ये मानव के ऊपर प्रभाव देगा। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में 2-3 बातें और नोट करनी है, जरा पॉइंट बना के लिखो। उसी में लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिखो। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, जिस गैस के बारे में पढ़ रहे थे उसी गैस के बारे में लिखना है, पॉइंट बना के लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो रही बेटा। ठीक है, बाकी सारी गैसेस जैसे CH4 हो गया, CFC हो गए, CO2 हो गए, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, तो ये सारे के सारे जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। ये क्या करेगी? पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फिर ओजोन बनेगा, और ओजोन क्या होती है? ये ग्रीन हाउस गैस में होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था, ये लिखिए, इतना पॉइंट हो गया? यस सर। ठीक है, एक क्या होता है, इसकी कुछ विशेषता लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता, कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता, कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये क्या है? पहला पॉइंट लिखो, यह एक रंगहीन गैस है। यह एक रंगहीन गैस होती है, कलरलेस। ठीक है, अगला पॉइंट, यह स्वाद रहित होती है। स्वाद रहित, टेस्टलेस। यह स्वाद रहित होती है। अगर यह गंध रहित होती है, गंध मतलब कोई भी इसमें कोई भी इस प्रकार की स्मेल नहीं है। यह गंध रहित होती है। अगला पॉइंट, यह अत्यधिक विषैली गैस है। यह अत्यधिक विषैली गैस है। ठीक, अगर आपसे मान लिया जाए ऑप्शन में यही दे दिया जाए इसकी विशेषता के बारे में, तो थोड़ी सी विशेषता इनको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हो गैस के बारे में। अगली गैस जो हम पढ़ेंगे वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, अगली गैस का नाम देखो, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, SO2 को क्या कहते हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। जिसको नहीं पता है SO2 क्या होता है, तो ब्रैकेट में लिखो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। इसका स्रोत, पहले तो स्रोत ही देखते हैं क्या होता है। स्रोत देखो, पहले तो मानवीय स्रोत में आएगा या मानव जनित, और अगला क्या आएगा? मानव वाले में क्या लिखोगे? मानव वाले में लिखो कोयला आधारित, मानव वाले में लिखो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से। और प्राकृतिक वाले में लिखो यहाँ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। इसलिए प्राकृतिक वाले में लिखो, प्राकृतिक वाले में लिखो जंगलों में आग लगने से, जंगलों में आग लगने से। दूसरा लिखो प्राकृतिक वाले में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप। ठीक है बेटा,
और इसी में अगला पॉइंट है मानव पर प्रभाव। मानव पर प्रभाव, इसमें लिखो पॉइंट बना के, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। छोटा सा हेडिंग डालो, पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव। यह अम्लीय वर्षा, यह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। यह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है बेटा, इसमें इतना ही। अगली गैस पे आ जाओ फटाफट। अगली गैस लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले इसके लिए स्रोत लिखो। ठीक है, स्रोत क्या क्या होंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे बना लो स्रोत। यहाँ पे मानवीय लिखो और अगला यहाँ पे लिखो प्राकृतिक। ठीक, तो मानवीय वाला लिखो जीवाश्मी ईंधन के दहन से, जीवाश्मी ईंधन के दहन से ठीक है बेटा, जीवाश्मी ईंधन के दहन से। प्राकृतिक वाले क्या था, ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। प्राकृतिक वाले नंबर 2 लिखो, जंगलों में लगने वाली आग से, जंगलों में लगने वाली आग से। और इसी में एक पॉइंट और लिखो प्राकृतिक वाले में ही, कार्बोनेट चट्टानों से, कार्बोनेट चट्टानों से। मानवीय वाला, प्राकृतिक वाला, कार्बनिक चट्टानों से। ठीक है बेटा, क्योंकि चूना होता है ना, चूना ये भी तो कहाँ मिलता है, पत्थरों से मिलता है। कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीन्स एक खनिज के रूप में वहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो पत्थरों में पाई जा रही है, जब उनका क्षरण होता है या वर्षा होती है तो क्या होता है, CO2 निर्मित होता है। तो कार्बोनेट चट्टान से। ठीक है बेटा, तो ये सब स्रोत के बारे में हो गया, मानवीय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। अब मानव पर प्रभाव। पहला रिक्वेस्ट, हेडेक यानी सिर दर्द, हेडेक यानी सिर दर्द, कॉमा मूर्छा, मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाना ना, बेहोश हो जाना, मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। मूर्छा क्या है, अनकॉन्शियसनेस। मूर्छित होना या मूर्छा होना। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव लिखो इसका, किसी में CO2 का पर्यावरणीय, हमने मानव के असर देखा, अब लिखो पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर CO2 का प्रभाव।
पर्यावरण पर CO2 का प्रभाव। तो CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है बेटा। CO2 क्या है? तो इसे मैं लिखूं CO2 एक मुख्य ग्रीन हाउस, CO2 एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। CO2 एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो कि हरित गृह प्रभाव, जो कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। हरित गृह के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन की घटना घटित होती है। वैश्विक तापन की घटना घटित होती है। ठीक है बेटा, अगला लिखो जरा इसमें। यह समुद्री अम्लीयता, यह समुद्री अम्लीयता के लिए भी जिम्मेदार होती है। यह समुद्री अम्लीयता के लिए भी, अम्लीयता मतलब ओशन एसिडिफिकेशन, क्या इंग्लिश में होता है इसको? ओशन एसिडिफिकेशन। यह समुद्री अम्लीयता के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है बेटा, अगली गैस लिखो, ठीक है। NOx, X का मतलब क्या है? 2 लगा दो, 3 लगा दो, इस तरीके से आगे। तो X ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NOx ब्रैकेट में लिखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NOx ब्रैकेट में लिखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, तो इसमें पहली बात तो भाई इसके मानवीय स्रोत लिखो। पहले मानवीय स्रोत में लिखो जीवाश्मी ईंधन के जलने से, जीवाश्मी ईंधन के जलने से मानवीय वाले कर पाएंगे उद्योगों से उर्वरक यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक से ठीक है भाई, उर्वरक से। प्राकृतिक कैसे बनेगी कोई बताएगा? प्राकृतिक रूप से कैसे बनेगी? ज्वालामुखी गैस है, प्राकृतिक स्रोत में लिखो इसका ज्वालामुखी गैस है। ठीक है, ज्वालामुखी गैस, बस ठीक। इसमें मानव पर प्रभाव लिखो अपना, मानव पर प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट, यह श्वसन संबंधी विकारों के लिए, यह श्वसन संबंधी विकारों के लिए जिम्मेदार होती है।
इन श्वसन संबंधी विकारों के लिए जिम्मेदार होती है। श्वसन संबंधी विकारों के लिए जिम्मेदार होती है। अगला पॉइंट है, मतलब अगला हेडिंग बनाते हैं पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, इसमें लिखो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 2, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए भी जिम्मेदार होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है बेटा, अब ये कैसे लिखो, ट्रोपोस्फेरिक यानी कि ग्राउंड लेवल पर ओजोन पाई जा रही है। क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल बोलते हैं ना, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन, क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O3 बेटा, पहले क्षोभमंडल लिखो, मैं बता लिखो क्या, क्षोभमंडल में पाई जाने वाली। अब लिखने के बाद जरा यहाँ गौर करो जरा, मैंने बात की ओजोन की, ठीक है। तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उनके नाम पता है क्या क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, 5 होते हैं। तो हमने बात की सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और इसी को बोलते हैं क्षोभमंडल। ठीक है, इसके ऊपर पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर, इससे बोलते हैं समताप मंडल। मुख्य रूप से ओजोन कहाँ मिलती है, यहाँ, मुख्यतः कहाँ मिलेगी, यहाँ। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन कुछ हद तक जो है कहाँ मिलेगी, ट्रोपोस्फेयर में भी मिलती है। नाम सुनोगे, गुड ओजोन और बैड ओजोन, मतलब खराब ओजोन और अच्छी ओजोन। तो जो ट्रोपोस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जा रही है उसको क्या बोलेंगे, बैड ओजोन। तो यहाँ ओजोन मिल रही है, इसको क्या बोलोगे, बैड ओजोन। क्यों, क्योंकि मानव के लिए या अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक है। क्यों बैड ओजोन, क्योंकि मानव के लिए या अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक, तो प्राणियों के लिए हानिकारक है। जहां जो ओजोन मिल रही है इसे क्या बोलोगे, गुड ओजोन।
क्यों गुड ओजोन? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। क्यों गुड ओजोन? क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ क्या बोलेंगे, गुड ओजोन। तो जिसको नहीं पता है बना लो। प्राणियों के लिए लाभदायक भी, हाँ बेटा, प्राणियों के लिए लाभदायक भी। देखो प्राणियों के लाभदायक कब है, जब वो स्ट्रेटोस्फीयर है। ओजोन लाभदायक कब है, जब स्ट्रेटोस्फीयर है। हानिकारक कब है, जब ट्रोपोस्फीयर है। इसी को ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेवल ओजोन। इसी को ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं। बनाओ, जिसको नहीं पता बनाओ। मुख्यतः ओजोन यही मिलती है, पूरा सेंटेंस लिख देना, यही मिलती है। बना लो जिसको भी पता है। अब तो याद रहेगा ना कि कहाँ मिल रही है, मेन रूप से मुख्यतः कहाँ मिल रही है, स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन जब ट्रोपोस्फीयर पाई जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको, बैड ओजोन। क्यों? क्योंकि मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है बेटा। बनाओ। और यहाँ पे लिख भी लेना, गुड ओजोन क्यों बोल रहे हैं, गुड ओजोन बोल रहे हैं, आगे डैश देकर लिख लेना, क्योंकि पराबैंगनी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए बोलते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। हो गया बेटा, बन गया इतना। चलो अब जरा यहाँ आ जाओ, ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें तो इसका स्रोत क्या होता है, जरा इसे इसका स्रोत लिखो। स्रोत यानी सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, स्रोत। वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक कारखाने। हाँ, स्रोत में लिखो, वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक कारखाने। वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक कारखाने। इसी में आउटलाइन छोटा सा बनाना। मानवों पर प्रभाव, मानवों पर प्रभाव। इसका नंबर 1 लिखो। यह आंखों में जलन पैदा करती है, यह आंखों में जलन पैदा करती है। नंबर 2, श्वसन संबंधी विकार के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 2, श्वसन संबंधी विकार के लिए जिम्मेदार होती है। श्वसन संबंधी विकार के लिए जिम्मेदार होती है। देखो बेटा, अगली गैस लिखो, CFC।
लिखो CFC। क्या नाम होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो कार्बन। शोध के बारे में लिखो पहले। शोध रेफ्रिजरेटर। पहला लिखो रेफ्रिजरेटर, कॉमा एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर कॉमा एयर कंडीशनर, और एक शोध और रेफ्रिजरेटर कॉमा एयर कंडीशनर्स, एक शोध और एरोसॉल स्प्रेस। एरोसॉल स्प्रेस एरोसॉल स्प्रेस, जैसे डीओ या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो, जैसे डीओ या परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही कुछ स्प्रे होते हैं एरोसॉल स्प्रेस। उनको स्प्रे करने से क्या होता है, वातावरण में CFC निकलती है। तो एरोसॉल स्प्रेस काम में ज़्यादा होता है इसका। इसमें लिखो सीधे सीधे प्रभाव। क्या प्रभाव होगा इसका? सबसे पहला क्या प्रभाव होगा? ओजोन क्षरण के लिए खत्म करती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट पड़ता है ओजोन लेयर पर पड़ता है। तो इसमें लिखो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। जरा उस संधि का नाम बताओ जो कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाई गई या CFC गैसों से निपटने के लिए बनाई गई। क्या नाम है उस संधि का? कोई कितने लोग क्योटो प्रोटोकॉल कह रहे हैं? कितने लोग क्योटो प्रोटोकॉल कह रहे हैं? चलो मैं यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग बताओ। मैं मेरा भी कहने वाला था, मैं लिख रहा हूँ। आप लोग के मन की मंशा समझ गया कि ऑप्शन देख के बता पाओगे, बगैर ऑप्शन देख के नहीं बता पाओगे। क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन से ही बेटा। नंबर 1 है ये। नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वन मिनट। वियना प्रोटोकॉल। सर बी वाला। अब मुझे लिख तो लिख दो। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है हमारे जैसे CFC है, ठीक है, तो इनको कम करने के लिए अपनाई गई या लाई गई। इनमें सही ऑप्शन बताना है। बी वाला, ये वाला बता रहे हो? और कितने लोग, और कोई इसमें संबंधित हो सकती है? 1989 में हुआ। वो कभी भी वो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। 1999 में या 1987 में? 1989 में। देख रहे हैं 1987। ठीक है। एक प्रोटोकॉल और याद रखो, वियना प्रोटोकॉल भी इससे संबंधित है। ये दोनों से ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड बोथ आर रिलेटेड टू विच एग्रीमेंट। तो ये दोनों संबंधित हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे खत्म करने से संबंधित है, वियना प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले प्रोटोकॉल कौन सी आई थी? वियना।
वियना के बाद कौन सी आई है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, लिखाऊंगा आगे खतरा नहीं। बस यहाँ पे ये समझो केवल कि ये दोनों प्रोटोकॉल किससे संबंधित हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे नोट करके लिख लो। हाँ, मॉन्ट्रियल ठीक है, लेकिन अगर दोनों दे दिया मैंने, अब मैंने दोनों कर दिया, ऑप्शन ऐसे थोड़ी ना आता है। वहाँ भी जब ऑप्शन देगा तो लिखेगा, अगर ये है ना, अगर इसमें ये मालूम तो उसमें केवल एक बी लिखेगा, केवल दो, अगला लिखेगा एक और दो, तीन और डी बना देगा, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? ये वाला सही होगा इस तरीके से, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सही हो जाएंगे। नोट करके लिखो। वियना प्रोटोकॉल तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों को ब्रैकेट में लिखना ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में ODS। अब जरा सेंटेंस पूरा पढ़ के सुनाओ, मैंने क्या लिखा है। धीरे धीरे खत्म करने से है, तो याद रहेगा कौन सी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अगली गैस है बेटा हमारी, हम गैस का नाम ना लिखे, वहां पे लिखेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वॉक्स। तो हम लोग लिखेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसको वॉक्स बोलते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म। और इसमें नंबरिंग करके लिख लो बेंजीन, और जरा बेंजीन के बारे में कुछ बातें लिखो। इसका स्रोत क्या होता है? पहले स्रोत लिखो। बेंजीन का स्रोत क्या होता है? ये लिखो। बेंजीन लिखने के बाद हेडिंग लो स्रोत, और स्रोत पे लिखो स्वचालित वाहन, और रिफाइनरीज कौन सी? जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी है, तो इस तरीके से और सारी जो हमारी रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज और पेंट्स, मतलब पेंट करने वाला पेंट। ठीक है, पेंट्स इत्यादि, पेंट्स इत्यादि। छोटी सी एटनल प्रभाव, नंबर 1 करके लिखो। कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, बढ़ाती है गैस में, बढ़ाती है, कैंसर के खतरे को बढ़ाती है। नंबर 2 अस्थि मज्जा बोन मैरो, अस्थि मज्जा पर दुष्प्रभाव डालती है, नोट करके लिखो जरा।
बेंजीन प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल का, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, जो जीवाश्म ईंधन है ना उसकी बात कर रहे हैं, कच्चा तेल। बेंजीन प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल का एक घटक होती है, एक घटक होती है। नोट में अगला पॉइंट नंबर 2 करके लिखो, नोट में अगला पॉइंट नंबर 2 करके लिखो। इसका ऑक्टेन नंबर, इसका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या होता है जरा बताओ? गुणवत्ता बताता है सर। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है। इसका ऑक्टेन नंबर उच्च होता है, इसका ऑक्टेन नंबर उच्च होता है, और यह गैसोलीन का, और यह गैसोलीन का एक महत्वपूर्ण घटक भी होती है, और यह गैसोलीन का महत्वपूर्ण घटक होती है, और यह गैसोलीन का महत्वपूर्ण घटक होती है। गैसोलीन को बेटा पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है? गैसोलीन को ही क्या बोलते हैं? पेट्रोल भी बोलते हैं। अगली गैस है इसी में इथीलीन। अगली गैस है इथीलीन। हाँ, इथीलीन, छोटी इथीलीन। स्रोत लिखो पहले इसका स्रोत। इथीलीन, मुख्य रूप से प्लास्टिक और रासायनिक उद्योग, मुख्य रूप से प्लास्टिक और रासायनिक उद्योग में इस्तेमाल होती है, इसमें प्रभाव, मतलब इथीलीन के तहत अगला पॉइंट आएगा प्रभाव। तो प्रभाव करके छोटी सी हेडिंग बनाओ, प्रभाव। एक कंपाउंड होता है उसका टेल, TEL, नाम सुना है? नाम सुना है किसी ने? टेल क्या होता है? टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम होता है? टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको टेल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जरा फॉर्मूला के लिए C2H5, ये H है, C2H5 PDO, यहाँ पे 4 है, C2H5 का ब्रैकेट 4 into PDO, टेट्राइथाइल लेड। इसका फॉर्मूला होता है टेल को किसमें मिलाया जाता है? पेट्रोल में। टेल को किसमें मिलाया जाता है? पेट्रोल में। जब पेट्रोल में मिलती है तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल का दहन होगा, जब दहन होगा तो हैवी मेटल के रूप में कहाँ आएगी? वातावरण में आएगी। क्या? शीशा वातावरण में आएगा, हैवी मेटल के रूप में आएगा। जब ये वातावरण में हैवी मेटल के रूप में आएगा तो ये क्या करेगा? हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन में बाधा डालेगा। आरबीसी के मैच्योरेशन में, यानी कि आरबीसी को परिपक्व होने नहीं देगा, या उसमें बाधा डालेगा। ठीक है। दूसरा इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? दूसरा प्रभाव ये होगा कि ये बच्चों में मानसिक समंदन के लिए जिम्मेदार होगा। मानसिक समंदन मतलब एक तरीके से उनकी बुद्धि पर प्रभाव डालेगा, मानसिक समंदन के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये बात समझ आ रही है? तो लिख लो फटाफट इसी बात को। इसे पेट्रोल के साथ तेल है ना, इसमें आगे पॉइंट बना के लिखो, इसके आगे इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है।
यह ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता को कम करता है। यह ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता को कम करता है। जो अगला हमारा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगला आ रहा है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा एक चीज याद रखना, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आएगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें से कोई भी नाम है। बेंजीन तो उसको इंग्लिश में बेंजीन बोलेंगे, हिंदी में बेंजीन, ठीक है। इथिलीन तो हिंदी में भी इथिलीन मिलेगा और इंग्लिश में भी। फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी यही मिलेगा। अगला है हमारा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें भाई सबसे पहला स्रोत लिखो क्या होता है? पेंट मतलब जो पेंट वाला पेंट किया जाता है, पेंट। नंबर 2 परफ्यूम इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स। अगला हेयर स्प्रेज, बालों में स्प्रे करने वाला हेयर स्प्रेज। हाँ हेयर स्प्रेज। अगला एयर फ्रेशनर्स, यानी वातावरण को शुद्ध बनाने वाले जो एयर फ्रेशनर आते हैं ना, उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है, एयर फ्रेशनर्स। ठीक है बेटा, तो इतने सारे इसके क्या होंगे? स्रोत होंगे। अब प्रभाव लिखो इसमें। इसमें पहला नंबर एक लिखो प्रभाव में, आंख, नाक और कान में जलन पैदा करता है। आंख, नाक और कान में जलन पैदा करता है। अगला पॉइंट, लंबे समय तक इसके प्रभाव में रहने से यकृत को नुकसान होता है। लंबे समय तक इसके प्रभाव में रहने से यकृत को नुकसान होता है। यकृत मतलब लिवर क्या है? हमारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। यकृत को नुकसान होता है। बॉक्स हो गया। इसके बाद अगला जो आएगा वो है लेड यानी शीशा। शीशा क्या है? एक हैवी मेटल है, भारी धातु है, ठीक है। शीशा शीशे का इस्तेमाल कहाँ होता है? शीशे के साथ बैटरी होता है, बैटरी देखा, बैटरी वगैरह होता है। और क्या होगा? पेट्रोल में मिलाया जाता है। शीशा पेट्रोल में तो मिलाया जाता है, इसीलिए लेडेड बोलते हैं ना, लेडेड पेट्रोल, शीशा युक्त पेट्रोल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलाया जाता है? एक तो किसमें इस्तेमाल होगा? बैटरीज में। दूसरा कहाँ इस्तेमाल होता है? पेट्रोल में। तो लिख लो स्रोत लिख लो इसका स्रोत, और नंबर 1 लिखो। यह है पेट्रोल और डीजल। यह पेट्रोल और डीजल में उपस्थित होता है। यह पेट्रोल और डीजल में उपस्थित होता है। सिंदूर में भी होता है। सिंदूर में भी होता है। और अगला पॉइंट लिखो, यह शीशा युक्त बैटरियों में भी इस्तेमाल होता है। यह शीशा युक्त बैटरियों में भी इस्तेमाल होता है। यह शीशा युक्त बैटरियों में भी इस्तेमाल होता है। प्रभाव देखो, इसके प्रभाव बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसके प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं। देखो
इसके 3 प्रभाव हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला प्रभाव क्या है? ब्रेन पे क्या करता है? निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, मतलब कि मानसिक समर्थन करता है बच्चों में। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, बच्चों में मानसिक समर्थन के लिए जिम्मेदार है। बच्चों में मानसिक समर्थन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला आरबीसी के परिपक्वन में बाधा डालता है। परिपक्वन को इंग्लिश में लिखते हैं मैच्योरेशन। बाधा डालता है। ठीक है, तो इसके दो ये खतरनाक प्रभाव हैं। बच्चों में क्या करेगा? मानसिक संबंधन पैदा करता है, और आरबीसी के परिपक्वन में क्या करेगा? बाधा डालेगा, यानी कि इनको मेच्योर नहीं होने देगा। ठीक है बेटा, तो ये इसके प्रभाव हैं। अगला जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट है उसका नाम लिखो मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड, ये हिंदी में लिखते हैं तो धातु ऑक्साइड कर दो। मेटेलिक का मतलब क्या होगा? मेटेलिक धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें सीधे सीधे लिखो आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज तथा जिंक के ऑक्साइड इत्यादि, ठीक है बेटा, तो इनके ऑक्साइड्स हो गए, इनके आयरन के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, जिंक के हो गए। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे? धात्विक ऑक्साइड। ये मिलेंगे कहाँ से? आपने सुना ना कि खदानों का नाम सुना है? खदानों की जो माइनिंग होती है, ठीक है, तो वहां से निकलते हैं ऑक्साइड। तो स्रोत बना के लिखो, स्रोत बना के लिखो। हाँ, स्रोत खदानों से, धातु कर्म से, खदानों से, धातु कर्म प्रक्रिया से, ऐसे खदानों से, धातु कर्म प्रक्रिया से, खदानों से, धातु कर्म प्रक्रिया से। ठीक है, प्रभाव लिखो, प्रभाव, और प्रभाव में नंबर 1 लिखो। इसमें पौधों में नंबर 1 करके पौधों में जनन को बाधित करते हैं। पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन को बाधित करते हैं। नंबर 2, पौधों में विकासीय, जैव रासायनिक, प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। लास्ट इसमें लिख लो एस्बेस्टॉस, यहाँ पे एस्बेस्टॉस।
ठीक है बेटा, एस्बेस्टॉस। और याद रखना ये एकमात्र एक फाइब्रस एलिमेंट है। ये क्या है? एकमात्र फाइब्रस यानी रेशेदार तत्व है। इसके बारे में लिख लो, यह एक रेशेदार तत्व है। रेशेदार फाइब्रस, यह एक रेशेदार तत्व है जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले छह सिलिकेट रेशेदार खनिज का एक समुच्चय है, सिलिकेट रेशेदार खनिज का एक समुच्चय है। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नाम है जो याद रखना है। एक बीमारी का नाम होता है एस्बेस्टोसिस। दूसरी बीमारी है फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये दोनों ही किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। दोनों ही किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित विकार। प्रभाव हेडिंग डाल के और इसमें नंबर 1 करके लिखना है एस्बेस्टोसिस, नंबर 2 फाइब्रोसिस, आगे लिखना श्वसन से संबंधित विकार। और फिर जब ये दोनों लिखने के बाद एक अगला लिख लेना। पहले ये दोनों लिख लो, फिर उसके बाद एक अगला और लिख लेना। अगला लिखो, इसी नंबर 3 वाले में लिखो, फेफड़े के कैंसर का कारण बनते हैं। फेफड़े के कैंसर का कारण बनते हैं। फेफड़े के कैंसर का कारण ठीक है बेटा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं या वायु प्रदूषक हैं उनके बारे में देखा। साथ साथ ये देखा कि इनका स्रोत क्या है। स्रोत के साथ साथ ये भी देखा कि मानव पर प्रभाव क्या है और पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन का, वो है इसमें नियंत्रण। ठीक है, अब हमने वायु प्रदूषण तो कर लिया, लेकिन अब उसके निवारण के लिए तो कुछ सोचना है। इसी में है वायु प्रदूषण का नियंत्रण। वायु प्रदूषण का नियंत्रण। तो यहां पे कुछ नाम है, पहले वो सुनता है क्या क्या हो सकता है। पहले तो कुछ कॉमन बात है, क्या है? जैसे मान लो अगर हम गांव में अक्सर देखा है क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं। कंडे उपले वगैरह सब होते हैं, वो सब जलाते हैं। क्या कहती है गवर्नमेंट कि आप ये सब ना जलाकर
स्वच्छ ऊर्जा या एलपीजी कनेक्शन बांटा गया। उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया गया, एलपीजी कनेक्शन बांटा गया। क्यों बांटा गया, ताकि महिलाएं जो है ग्रामीण परिवेश में वो कंडे या लकड़ियां ना जला के गैस सिलेंडर का उपयोग कर सकें। ठीक है बेटा, पहली बात ये। अगर घरेलू रूप पे बात करें, अगर घर के स्तर पे बात करें तो क्या सुझाव हो सकता है कि महिलाएं जो घरों में खाना बनाती हैं, खासतौर से ग्रामीण परिवेश में, वो क्या करती हैं, चूल्हे पर खाना बनाती हैं या लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं या कंडे का इस्तेमाल करती हैं। तो वो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह जो एलपीजी है, गैस सिलेंडर है, उसका इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। क्यों कम होगा, एलपीजी में ऐसा क्या है, सवाल ये उठता है कि एलपीजी में ऐसा क्या है कि ये प्रदूषण नहीं करेगा। पहली बात, ये पूर्णतः जलती है, मतलब एक तरीके से एक तरीके से इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पूर्णतः जलती है। ठीक है, यानी ना के बराबर इसमें अवशेष बचते हैं। ना के बराबर जब अवशेष बचेंगे तो जाहिर सी बात है प्रदूषण भी कम से कम होगा। लेकिन वहीं अगर कंडे या लकड़ी को जलाएं तो सीधे गैसें उड़ के कहाँ जाएंगी, वातावरण में जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी में क्या है, एलपीजी जलेगी लेकिन ना के बराबर क्या करेगी, इसमें प्रदूषण को रिलीज करेगी वातावरण में। ठीक है बेटा, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, औद्योगिक रूप से अगर देखा जाए कि इंडस्ट्री के लेवल पे क्या किया जा सकता है, मतलब वहाँ पे तो कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं या मैकेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो उसमें ही ऐसी ही एक युक्ति का नाम आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, अगली युक्ति का क्या नाम होता है, स्क्रबर। हाँ, नियंत्रण करना। ठीक है, लिखो मत, लिखा होगा। ठीक है, समझो कि बोला क्या। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक नाम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है बेटा, स्क्रबर में क्या होता है, गैस या जो साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो धुआं वगैरह है, धुआं और जो पार्टिकुलेट मैटर है, दोनों को ही यहाँ से हटाया जाता है। स्क्रबर क्या करते हैं, गैस यानी कि यहाँ पे धुआं लिखो तो ज़्यादा सही है, यानी कि धुआं में कौन होगा, गैस होगी, धुआं में कौन होगा, गैस होगी, प्लस पार्टिकुलेट मैटर, PM करके। PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर। तो स्क्रबर क्या करेगा, धुआं और पार्टिकुलेट मैटर दोनों को वायुमंडल से हटाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसे हटाएगा, केवल पार्टिकुलेट मैटर, केवल पार्टिकुलेट मैटर को हटाएगा। ठीक है, और कैटालिटिक कन्वर्टर किसे हटाएगा, भारी धातुओं को, हटाता है। यहाँ पे भारी धातु के लिए लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसको हटाएगा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NOx, इनको हटाएगा। ठीक है बेटा, तो कैटालिटिक कन्वर्टर किसको हटाएगा, CO2 और NO2, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनको हटाएगा। स्क्रबर किसको हटाएगा, धुएं और पार्टिकुलेट मैटर को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसको हटाएगा, पार्टिकुलेट मैटर को। ठीक है, तो ये तीन युक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल याद ये रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनका निस्तारण 99% तक हो जाता है। 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को यहाँ से अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक बार तो यहाँ से याद रखिए। दूसरा, इस कलर में क्या होता है, धुआं और पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो भी हैं, दोनों ही अलग होते हैं। लेकिन अलग कैसे होते हैं, तो देखा होगा आपने, पानी की बूंदों की फुहार करके या चूने का इस्तेमाल करके। ठीक है, दिल्ली में कभी घटना सुनी होगी कि जब प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो रोडों पे क्या कर होता है, पानी वहाँ पे छिड़का जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से स्क्रबर के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये स्क्रबर के माध्यम से होगा। और स्क्रबर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, चूना और या पानी, चूना या पानी का इस्तेमाल होता है, जिनके छिड़काव से क्या होता है, जो गैसें हैं वहाँ पे वो पानी के साथ नीचे आ जाती हैं और वायु स्वच्छ हो जाती है, हमारी यानी कि क्लीन हो जाती है कुछ हद तक।
पूरी वायु तो साफ नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमें वहाँ से प्रदूषण से निजात मिलती है। तो इस पर स्क्रबर का काम यहाँ पे इस तरीके से होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे, कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ महंगी धातुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, महंगी धातुएं कौन कौन से होंगी, प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है, महंगी धातु है, ठीक है। रोडियम, तो रोडियम भी क्या है, एक महंगी धातु है। तो इस तरह की धातु कहाँ इस्तेमाल होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो क्या करती हैं CO2 और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं इनका निस्तारण करते हैं, ठीक है। CO2 और NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से इनका निस्तारण करते हैं, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, महंगी गाड़ियों में होता है। पहली बात, इनका इस्तेमाल महंगी गाड़ियों में ही क्यों होगा, उसकी वजह क्या होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल महंगी गाड़ी में होगा तो उसकी वजह क्योंकि महंगी धातुएं लगी है वहाँ पे, प्लेटिनम महंगी धातु है। प्लेटिनम का अगर हम स्कूटी में कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर दें, स्कूटी में लगा दें, तो मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार की स्कूटी मिल रही है, और ये केवल कैटालिटिक कन्वर्टर की कॉस्ट आती है 1.5 से 2 लाख के आसपास। तो वही महंगी जो स्कूटी है हमारी 70 हज़ार के आसपास मिलनी है, और केवल कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दें तो 1.5 से 2 लाख का हो जाएगा। कौन महंगा हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर या पूरी ओवरऑल स्कूटी की कॉस्ट ज़्यादा है कैटालिटिक कन्वर्टर की, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, महंगे धातु में, महंगी गाड़ियों में होता है। जैसे ऑडी हो गई, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, फेरारी हो गई, इस तरीके की जो महंगी गाड़ियाँ हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। साथ ही साथ जो ये गाड़ियाँ हैं इनका जो कह सकते हो ईंधन, फ्यूल है, वो भी विशेष प्रकार का होता है, विशेष प्रकार का होता है। मतलब कहने का मतलब है उसमें जो सामान्य रूप से जो पेट्रोल पंप जो हमारे यहाँ है ये ईंधन उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें ईंधन कौन सा इस्तेमाल होगा, शीशा रहित ईंधन इस्तेमाल होता है वहाँ पे, ठीक है। बात समझ आ गई। एक तो उनका कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरा उनका ईंधन भी अलग है। तो ईंधन अलग क्या है, वहाँ पे शीशा रहित है, और हमारे यहाँ जो पेट्रोल या डीजल मिलता है क्या होता है, शीशा युक्त हो जाता है, यानी कि मिलावट होती है यहाँ पर शीशे। तो ये 3 नाम याद रखने। पहला नाम क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर का नाम याद रखना है। स्क्रबर, देखो बेटा इसको हिंदी में मार्जक बोलते हैं, स्क्रबर मार्जक बोलते हैं, और इसको वैद्युत अवक्षेपक बोलते हैं, वैद्युत अवक्षेपक। और उसका नाम कल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर का उत्प्रेरक, कैटालिटिक मतलब उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक और कन्वर्टर का बदलने वाला कुछ ऐसे वो कर लें। फिलहाल ये 3 नाम याद करने। इसके अलावा दिल्ली में एक केस स्टडी दी हुई है आपके बुक में। दिल्ली में केस स्टडी इस प्रकार से दी हुई है कि 1995 के आसपास दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ के लोग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका दायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करता है कि कैसे भी करके जो दिल्ली का वातावरण है इसको शुद्ध किया जाए। गवर्नमेंट को मतलब गाइडलाइन जारी करता है। तो जब गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन जारी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी दिल्ली के तहत पुरानी बसें होती हैं दिल्ली में चलने वाली, जो कि पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, उनको किससे चलाते हैं, CNG से। जितनी भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बसें हैं उनको किससे चलाते हैं, CNG से। तो CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सबमिटेड प्राकृतिक गैस। तो CNG से चलाने का फायदा क्या होगा, सेम फायदे से LPG में हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, CNG में भी हो रहा है। तो CNG जो है इतने अच्छे से चलती है कि यहाँ पे अवशेष जो है ना के मात्र छूटता है या नेग्लिजिबल मात्रा में छूटता है। लेकिन वहीं अगर पेट्रोल और डीजल का जब दहन होता है तो वहाँ पे प्रदूषक जो है बड़ी मात्रा में निर्मुक्त होते हैं। तो CNG का फायदा क्या है, ये पूर्णतः जलने की कोशिश करती है, मतलब कि प्रदूषक कम से कम निर्मुक्त करती है। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा इसका क्या है, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती है, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है, इसमें मिलावट नहीं हो सकती। पेट्रोल और डीजल में मिलावट संभव है बेटा, ठीक है, पेट्रोल और डीजल में मिलावट संभव है, लेकिन CNG में मिलावट संभव नहीं है, CNG में मिलावट नहीं होगी, ठीक है। तो CNG इस्तेमाल करने के ये फायदे हैं। लेकिन साथ ही साथ CNG को अभी तक सभी जगह इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है, अभी भी हम लोग पेट्रोल और डीजल पे ही निर्भर किए हैं। तो इसके पीछे वजह है, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो CNG है एक तो गैस फॉर्म में है, और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, अत्यधिक ज्वलनशील है।
तो ये कारण होने की वजह से इनका समान रूप से वितरण संभव नहीं है। समान रूप से क्या संभव नहीं है? वितरण संभव नहीं है। और इनका साथ ही साथ हर जगह पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि ब्लास्ट होने की संभावना बहुत तेज होगा। इसीलिए अभी तक जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं उनमें अभी तक CNG नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह यही है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है आसान नहीं है या उनका वितरण जो है वो संभव नहीं है, पहली बात। इसके अलावा अब क्या किया गया, कुछ कदम उठाए गए। तो हमारी जो भारत सरकार है उसने कुछ ईंधन संबंधी कुछ नीतियाँ बनाई। भारत सरकार ने क्या बनाया? ईंधन संबंधी कुछ नीतियाँ बनाई और जिनको नाम दिया यूरो मानक। आपने नाम सुना होगा यूरो मानक। जरा इसको देखते हैं क्या होता है। वाहन संबंधी जो नीतियां हैं उनको क्या कहा गया? ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ठीक है। ऑटो फ्यूल पॉलिसी मतलब जो ईंधन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। वाहनों में या स्वचालित वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित क्या है हमारी ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इसका मकसद क्या है? वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की गुणवत्ता में सुधार करना। वाहनों में होने वाले ईंधन की गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका मकसद है। जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसका मकसद क्या है? जो वाहनों में ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल है उसमें कम से कम शीशे की मिलावट हो और कम से कम सल्फर यानी गंधक की मिलावट। क्या कहा? ईंधनों में कम से कम शीशे की मिलावट हो और कम से कम गंधक की मिलावट हो। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये याद रखना है, शीशे की कम से कम मिलावट और गंधक की कम से कम मिलावट। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई तो इसमें कुछ नाम निकल के आ रहे हैं। वो नाम जरा यहाँ पे देखो, कुछ मानक निकल के आते हैं। यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड मानक। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? BS3। BS3 ठीक, फुल फॉर्म क्या होती है? भारत स्टेज थर्ड। आज के वो समझ लो, कल एक भारत, हाँ, स्टेज थर्ड। B stands for भारत, S stands for स्टेज। तो भारत स्टेज थर्ड नाम है इसका पूरा। ठीक है, तो इसमें जो सल्फर की मिक्सिंग हो रही है डीजल और पेट्रोल में, उसकी मात्रा निर्धारित की गई है। इसके तहत क्या किया गया? सल्फर की मात्रा निर्धारित की गई। सल्फर की मात्रा निर्धारित की गई किसमें बेटा? डीजल में और पेट्रोल में। तो डीजल में कितनी मात्रा होना चाहिए इसकी? BS3 के हिसाब से 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 350 ppm। और पेट्रोल में सल्फर की मात्रा कितनी निर्धारित की गई इसके तहत? 150 ppm। ठीक है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स ppm, ppm। एक मिनट, पार्ट्स पर 1000 होना चाहिए सेकेंड। पार्ट्स पर 1000 होगा। एक मिनट देखना जरा, चेक करते हैं। नहीं, ppm ही होगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन है, क्वांटिटी में मेजर करता है। ठीक है, क्वांटिटी मेजर करता है, पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, तो यूरो थर्ड ने
डीजल और पेट्रोल में गंधक की जो मात्रा है उसको निर्धारित किया है। तो डीजल में कितनी मात्रा होनी चाहिए सल्फर की? 350 ppm, और पेट्रोल में कितना होना चाहिए? 150 ppm। ठीक है। कब से लागू हुई? 2005 से लागू हुई। कब से लागू हो रही है? 2005 से, जो कि दिल्ली में पहली बार लागू हुई। दिल्ली सहित भारत के कुछ ही शहरों में लागू हुई पहली बार। ठीक है, 2005। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली NCR में, जो नेशनल कैपिटल रीजन है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ो। फिर आता है BS4। BS4 क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि हम जो डीजल और पेट्रोल में है सल्फर या गंधक, शीशे और सल्फर की मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे? जरा सोच के बताओ कि हम डीजल या पेट्रोल में शीशे और गंधक की मात्रा घटाएंगे या बढ़ाएंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि शीशा और सल्फर दोनों में क्या है, नुकसान है। तो आगे जो BS4 आएगा, BS4 जितने भी नंबर है ना, 4, 3, ये सारे के सारे रोमन में लिखे जाएंगे। इसको इंग्लिश वाला 4 मत करना, इसको रोमन में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि जो सल्फर की मात्रा है वो घटाकर कितना लाया गया? सल्फर की मात्रा घटाकर कितनी लाई गई है? 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन लाई। ठीक है बेटा। तो BS3 में क्या किया गया? सल्फर की मात्रा डीजल और पेट्रोल में घटाकर कितनी लाने का निश्चय किया गया? 50 ppm। अब BS5 आया भारत में। क्या BS5 आया भारत में या नहीं आया? BS4 के बाद BS5 आना चाहिए, भारत में कहता है, लेकिन BS4 के बाद BS5 भारत में आया ही नहीं। सीधे सीधे क्या है? BS6 आया। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि नहीं आया तो नहीं आया। तो BS5 भारत में नहीं आया। ठीक है, तो 3G फोन का आया, 2G थे अपने यहाँ, 2G फोन थे, उसका 4G हुए। वही का लगा, वो अलग टॉपिक है, उसको आप ठीक है, वो उस पर बात करेंगे। BS5 फिलहाल नहीं आया भारत में। ठीक है, BS5 का नॉर्म्स भारत में लागू नहीं हो रहा है। फिर क्या आ रहा है? डायरेक्ट BS6 आ रहा है। BS4 के बाद BS5 जो है, BS5 भारत में नहीं आया। ठीक है, BS5 के बाद क्या आएगा? BS6 आएगा। अब आ रहा है BS6। ये सल्फर की मात्रा बढ़ा के कितना कर देगा? 10 ppm। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि BS4 जो है 2017 से पूरे भारत में लगा। 2017 से पूरे भारत में लगा। हाँ, पूरे भारत। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 2017 से BS4 पूरे भारत में लागू हुआ। BS6 दिल्ली सहित कुल 13 शहरों में लागू हो रहा है 2018 से। BS6 2018 से दिल्ली सहित कुछ 13 जो है शहर में लागू हुआ है 2018 से। ठीक है बेटा। तो इसमें सल्फर की मात्रा कितनी हो रही है? 10। तो BS4, BS6, BS3 ये सब क्या है? ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, जैव ईंधन पॉलिसी है, स्वचालित वाहन ईंधन पॉलिसी है। किससे संबंधित है? जो वाहन है उनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। इतना याद रहेगा? ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर इसके बाद एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, उसका नाम याद रखना। जब कितना हो गया? वायु की गुणवत्ता सुधारने संबंधी एक नियम पारित होता है 1981 में। ठीक है, 1981 में
देखना हिस्सों के लिखाऊंगा कल सर। 1981 में वायु की गुणवत्ता सुधारने संबंधी एक नियम पारित होता है 1981 में, और इसी में एक संशोधन होता है आगे आई थिंक 1986 में, कल बताऊंगा एग्जैक्ट स्टेटस की क्या है। तो ये क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण को भी वायु प्रदूषण में शामिल करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि प्रदूषण को किसमें शामिल करेगा ये वायु प्रदूषण में। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो वायु की गुणवत्ता संबंधी जो सुधारने संबंधी जो अधिनियम आया है 1981 में, ठीक है, इसमें जब संशोधन होता है आगे, तो उस संशोधन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण है उसको किसमें शामिल किया जाएगा, उसको वायु प्रदूषण में शामिल किया जाएगा। अच्छा ठीक है, वायु प्रदूषण तक की बात यहाँ तक होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण होता क्या है जरा मुझे आप बताओ। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अत्यधिक लंबे समय तक जो शोर यानी ध्वनि की उच्च तीव्रता है, अगर हम उसके संपर्क में रहते हैं तो क्या होता है, हमें नुकसान होता है, और यही क्या कहला रहा है एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण। तो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइस, मतलब लंबे समय तक अगर हम उच्च तीव्रता वाली ध्वनि के संपर्क में रहें, जो कि क्या हो हमारे शरीर के लिए, खासतौर से हमारे कान हैं, कानों से संबंधित है, तो कान क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण को शामिल किसमें किया गया, वायु प्रदूषण में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के ही आता है कि ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण का ही एक भाग है। ठीक है बेटा, तो पहली बात ये ध्वनि प्रदूषण होता कैसे कैसे है, वाहनों में जो लगे हॉर्न है उनकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, वाहनों से मतलब ट्रेन वगैरह है, जेट विमान वगैरह हैं, उनसे लाउड स्पीकर लगते हैं मोहल्लों में, या कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक सभाएं आयोजित होती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण का नुकसान क्या क्या है, पहला तो यही कि हमारा जो कान का पर्दा है वो फट जाता है, इसको ईयर ड्रम बोला जाता है। अगर अत्यधिक ध्वनि के एक्सपोजर में रहें तो क्या होता है, कान के पर्दे को नुकसान होता है। और क्या क्या नुकसान होता है, हमारी जो नींद होती है, नींद स्लीपिंग पैटर्न वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, यानी कि हम अनिद्रा के शिकार होते हैं। ठीक है, अगला इसका नुकसान क्या होगा, हम चिड़चिड़ाहट, मतलब जाहिर सी बात अगर नींद नहीं आएगी तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो चिड़चिड़ाहट होती है, हेडेक होता है। ठीक है, तो ये सारे नुकसान हैं ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक इकाई है, किसमें मापा जाता है, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, डेसिबल। ठीक है बेटा, तो ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई है वो क्या है, डेसिबल। ठीक, कितने डेसिबल तक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण की सीमा में रखेंगे, 70 से ऊपर, 70 से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो क्या पैदा करती है, शोर पैदा करती है। और 80 डेसिबल की ध्वनि को क्या माना जाता है, 80 डेसिबल की ध्वनि कह सकते हैं कि वो ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। तो ये कुछ माने हैं, तो हम लोग इसके बारे में कल लिखेंगे भी, और ध्वनि प्रदूषण को भी कल निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल छुट्टी है।